हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निशुल्क कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। देखेंगे कि ज्योग्राफिकल डिवीज़न के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, साथ ही उन भागों पर क्या विशेषताएं हैं उन भागों की और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक विभागों में विभाजित किया गया है। तो ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये चित्र आप आसानी से देख पा रहे होंगे। पहला है मालवा का पठारी क्षेत्र, दूसरा है उसी के ऊपर मध्य भारत का पठार, तीसरा बुंदेलखंड का पठार है, चौथा बघेलखंड का पठार है, पांचवा रीवा पन्ना का पठार है, छठवां सतपुड़ा एवं मैकल पर्वत श्रेणी है, नर्मदा सोन घाटी 7वें क्षेत्र में विभाजित की गई है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और अब इन प्रदेशों या इन क्षेत्रों की बात करें तो हम इनको डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्वप्रथम है मध्य भारत का पठार। आपको इस चित्र में लाल कलर में नज़र आ रहा होगा कि ये मध्य भारत का पठारी क्षेत्र है। अब इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं कि मध्य भारत का जो पठारी क्षेत्र है इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। तो इसमें जो ज़िले शामिल किए गए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो शामिल ज़िले हैं वह है ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी का भी कुछ भाग इसमें शामिल है। इसके अलावा जो पश्चिमी ज़िले हैं नीमच और मंदसौर, इनके भी कुछ भाग इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र हैं इसमें हम लोग इनको शामिल करते हैं। अब बात करते हैं कि इस क्षेत्र में नदियाँ कौन सी बहती हैं। तो इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है वह है चंबल नदी। इसके अलावा और इसमें पार्वती, कूनो, कुंवारी आदि प्रमुख नदियाँ मुख्य रूप से बहती हैं। और साथ में सिंध नदी भी यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। तो इस प्रकार ये नदी वाले क्षेत्र को हम लोग शामिल कर लेते हैं। अब इस क्षेत्र की विशेषताओं में हम लोग बात करते हैं कि मिट्टी कौन सी इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में जो पाई जाने वाली मिट्टी है वह है जलोढ़, काली और लेटेराइट मिट्टी। वैसे इस क्षेत्र में जो मुख्य रूप से पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि नदियाँ जैसे कि चंबल और पार्वती नदियाँ अपने मुहाने से होते हुए क्या करती है, जब गुजरती है इन क्षेत्रों से तो मिट्टियाँ या अवसाद जमा करती जाती है और उनसे निर्मित जो मिट्टी वाला क्षेत्र है वो जलोढ़ मैदान कहलाते हैं। अब इस क्षेत्र में बोई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है, तो उस फसल की भी हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी फसल इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोई जाती है। चलिए, तो अब इस क्षेत्र में बात करें कि अलसी, ज्वार, सरसों, गेहूं, बाजरा आदि इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। और इस क्षेत्र में चूँकि सरसों जो फसल है वह मुख्य रूप से बोई जाती है, सरसों फसल मुख्य रूप से बोई जाती है, इसी कारण इस क्षेत्र को सरसों की हांडी कहा जाता है। याद रखना है, इसका एक उपनाम है जिसको हम लोग बोलते हैं सरसों की हांडी, इस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। अब और बात कर लेते हैं इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है। तो वर्षा की दृष्टि से ये बहुत न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्रों में गिने जाता है। 75 सेंटीमीटर लगभग यहाँ पर वर्षा होती है औसतन रूप से। और यहीं पर आप देखोगे कि सबसे न्यूनतम वाला जो ज़िला है वर्षा में वो कौन सा है, भिंड है। भिंड की गोहद तहसील में बहुत ही कम यानी कि 55 सेंटीमीटर औसतन वर्षा दर्ज की गई थी। तो इसलिए यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। अब हमने ये तो देख लिया कि सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है। लगे हाथ हम ये फैक्ट भी जान लेते हैं कि सर्वाधिक वर्षा किस ज़िले की तरफ होती है। तो सर्वाधिक वर्षा बालाघाट ज़िले में होती है। अभी हम ज़िले की बात कर रहे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की। ओके, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि वो तो पचमढ़ी था या और था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी ऊंचाई कितनी है इस क्षेत्र की। तो औसतन ऊंचाई ये क्षेत्र है समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचा है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हमें जानना सबसे बेहद ज़रूरी है कि इस क्षेत्र का जो है वह क्षेत्रफल कितना है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर, 32,896
किलोमीटर स्क्वायर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र का 10%, 10.68% जो है ये कवर करता है। और इस क्षेत्र की जो जलवायु है वह जलवायु देखी गई है आर्द्र उष्ण जलवायु इस क्षेत्र की है। तो आर्द्र उष्ण जलवायु वाला ये क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखिएगा कि खनिज इस क्षेत्र में चीनी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है ग्वालियर से सटे हुए क्षेत्रों में। तो इसी पर आधारित इसमें उद्योग लगते हैं, चीनी मिट्टी और वस्त्र उद्योग प्रमुख रूप से यहाँ पर होते हैं। तो इस क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण बातों के हमने जाना, और बात करेंगे अब अगले क्षेत्र की तरफ हम लोग गमन करते हैं। अगला क्षेत्र है मालवा का पठार। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि मालवा का पठार इसमें गहरे नीले रंग से दर्शाया हुआ है। एक मिनट, ये जो क्षेत्र आपको नज़र आ रहा है ये मालवा का पठारी क्षेत्र है, और मालवा का पठारी क्षेत्र बहुत ही बड़े प्रतिशत में है। अगर हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो मध्य प्रदेश के कुल प्रतिशत का कितने भाग ये जो है धारण करता है, तो इसका जो है 28%, लगभग 28% क्षेत्र जो है ये धारण करता है कुल क्षेत्रफल का। तो बहुत बड़ा पठारी क्षेत्र है, सर्वाधिक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र भी यही है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस क्षेत्र के बारे में कि ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर। मैं थोड़ा आपको जूम कर देता हूँ। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं इस क्षेत्र के बारे में। तो इस क्षेत्र को 4 अन्य क्षेत्रों में भी विभाजित किया गया, यानी कि 4 पार्टों में और विभाजित किया गया मालवा के क्षेत्र को। तो कौन कौन से हैं? एक है उत्तर पूर्वी पठार का क्षेत्र जिसको हम लोग दर्शान क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा है केंद्रीय पठारी क्षेत्र। इसके अलावा एक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया। इसके अलावा निमाड़ का समतल क्षेत्र हो गया। तो ये 4 क्षेत्रों में इसको हम लोग और विभाजित करते हैं, यानी कि मालवा के पठार को भी हम 4 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। वह क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र दर्शान क्षेत्र, केंद्रीय पठारी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, निमाड़ की समतल भूमि जिसको नर्मदा घाटी का क्षेत्र भी हम लोग कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इस क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले हैं? तो मालवा के पठारी क्षेत्र में अधिकतर मध्य प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों को शामिल किया जाएगा। कौन कौन से ज़िले हैं? तो बात करते हैं कि इसमें शामिल ज़िलों की वह है इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच का भी भाग शामिल है क्योंकि नीमच का भाग उधर उत्तर के मैदानी क्षेत्र में भी शामिल था। इसके अलावा रतलाम है, उज्जैन है, शाजापुर है, आगरमालवा, देवास आदि क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा भोपाल आ जाएगा, धार, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, गुना, सागर और अशोकनगर का कुछ भाग भी क्षेत्र में शामिल है। यानी कि अधिकतर पश्चिमी और मध्य जो है मध्य पश्चिमी क्षेत्र के जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश के वह इसमें शामिल हो जाएंगे। तो हमें ज़िलों को आपको सभी को क्या करना है कि चित्र बनाकर मैप बनाकर बार बार ज़िलों को उनके पास में लगे हुए ज़िलों के आधार पर प्रैक्टिस करना है, तो आपको ज़िले अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में जो है वर्षा होती है 75 से 125 सेंटीमीटर। यहाँ का टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा इस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर है। ये प्रमुख क्षेत्र की विशेषता है। अब यहाँ की मिट्टी की बात करें तो इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वह है काली भूरी भटोरी, यानी कि कुछ पत्थर युक्त मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इस क्षेत्र में है काली मिट्टी का क्षेत्र ये शामिल किया जाता है। तो हमें याद रखना है कि इस क्षेत्र की जो मिट्टी है मुख्य रूप से काली मिट्टी है। उसके अलावा फिर अन्य मिट्टियों को भी शामिल किया गया है। तो काली मिट्टी का क्षेत्र मुख्य रूप से है क्योंकि ये दक्कन ट्रैप का ही भाग है मालवा का पठारी क्षेत्र, और दक्कन ट्रैप में
जो चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें, तो उन चट्टानों से क्षरण होने के बाद में जो मिट्टी बनती है वह काली मिट्टी बनती है। और काली मिट्टी को भी हम तीन भागों में मध्य प्रदेश में जब मिट्टियाँ पड़ेंगी उसमें बांट देते हैं। एक होती है साधारण काली, एक होती है गहरी काली, और एक होती है छिछली काली। तो ये मालवा का क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा का क्षेत्र है साधारण काली, जबकि गहरी काली जो है वो नीचे नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र, और छिछली काली में सतपुड़ा मेकल श्रेणी को हम लोग शामिल करते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र की फसलें कौन सी है? तो इस क्षेत्र की फसलें हैं कपास, सोयाबीन फसल प्रमुख रूप से यहाँ पर बोई जाती है, क्योंकि हम देखेंगे कि सोयाबीन और कपास के लिए ये जो क्षेत्र है काफ़ी उपजाऊ है और अनुकूल है। तो इसके अलावा इसमें गेहूँ और गन्ना भी है, ये प्रमुख फसलें इसमें होती हैं। और इस क्षेत्र की अगर हम थोड़ा सा जनजातीय क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वह है मालवी, भीली, निमाड़ी, क्योंकि यहाँ पर मालवा क्षेत्र में मालवी बोली जाती है और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की तरफ भीली बोली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा निमाड़ क्षेत्र जो है वहाँ पर निमाड़ी बोली भी प्रमुख रूप से बोली जाती है। चलिए तो ये हम लोगों ने देखा था, अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और विशेषताएं जान लेते हैं। इस क्षेत्र में जो चोटियाँ हैं वो कुछ फेमस चोटियाँ हैं। तो कौन सी फेमस चोटियाँ हैं? एक सिगार है मालवा क्षेत्र की फेमस चोटी, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। इसके अलावा जाना पाऊ, जाना पाऊ को आप लोग जानते ही होंगे कि जब हम नदियाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पर चंबल नदी है वो जाना पाऊ के वांगचू पॉइंट से निकलती है। तो ये वही क्षेत्र है जाना पाऊ चोटी, जो कि अम्बेडकर नगर यानी कि मऊ जो पहले जाना जाता था परशुराम भगवान जी की जयंती सॉरी जन्मस्थली इस क्षेत्र को माना जाता है जाना पाऊ पहाड़ी को। तो इस क्षेत्र में जो चोटी है वो जाना पाऊ चोटी है। इसके अलावा धजारी चोटी है 810 मीटर और गोगनपुर चोटी है 510 मीटर। तो ये हमें हाईएस्ट पीक भी इनका याद रखना है। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक को लेकर। अगला क्षेत्र है हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र। देखिए दोस्तों, ये जिस प्रकार से मैं आपको भौगोलिक क्षेत्र का विभाजन पढ़ाया है, इससे आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा कि हमें सभी चीज़ों का ये सारांश हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि जैसे अगर हम भूगोल जब मध्य प्रदेश का पढ़ेंगे तो वहाँ पर वर्षा में अलग से पढ़ने को मिलेगा, तापमान अलग से पढ़ेंगे, फसलें अलग से पढ़ेंगे, वहाँ के कुछ जलवायु अलग से पढ़ेंगे। तो ये सभी को हमें अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक उसका सारांश रूप में है। जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में फैक्ट हैं तो फैक्चुअल आधार पर हम लोग उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हमारा अधिकतर चीज़ें हमें उसमें पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। ये उसका सार है। चलिए तो अब आगे की बात करते हैं। अगला क्षेत्र हमारा शामिल होता है वह है बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। इसमें आपको स्काई ब्लू कलर में नज़र आ रहा होगा, ये अर्धचंद्राकार वाला क्षेत्र जो है इसको हम लोग बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र भी अपने आप में एक कई विशेषताओं को धारण किए हुए हैं। तो पहले इसकी सामान्य विशेषताओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बना रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% क्षेत्रफल को ये धारण करता है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल जो है संख्या में नापे तो 23,733 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को ये कवर करता है बुंदेलखंड का क्षेत्र। अब यहाँ पर बात करें कि किन किन क्षेत्रों के लिए ये फेमस है, ज़िले कौन से हैं, तो हमें पहले ज़िले भी याद होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि सबसे नवीनतम निर्मित जिला निवाड़ी इसमें शामिल है। उसके अलावा जिस ज़िले से ये अलग हुआ था निवाड़ी, टीकमगढ़ को इसमें शामिल किया गया है। छतरपुर का भाग इसमें शामिल है। सागर का भाग जो है ऊपरी भाग वो इसमें शामिल किया जाता है। इसी प्रकार दतिया भी इसमें शामिल है। तो ये 5 जिले या उनके भाग इसमें शामिल किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु की बात करें तो इस क्षेत्र में जलवायु जो है वो अधिक गर्म और अधिक ठंडी रहती है। मतलब महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु हम लोग इसको कह सकते हैं, अधिक गर्म और अधिक ठंडी। यानी कि गर्मी में अत्यधिक गर्मी यहाँ पर वे लोगों को महसूस होती है और सर्दियों के दिनों में अधिक ठंडी यहाँ पर लोगों को महसूस होती है। अब बात करते हैं
इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो इसको अन्य क्षेत्रों से यूनिक बनाती है वह क्या है कि इस क्षेत्र में पशुधन जो है वह बहुत ही ज़्यादा सघन है। सघन का मतलब इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में जो है वो पशु पाए जाते हैं या पशुपालन किया जाता है। तो ये क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत ज़्यादा सघन है पशुओं की तुलना में, यानी कि तुलनात्मक रूप से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब समुद्र तल से इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है वह 600 मीटर ऊंचाई है। इस क्षेत्र की सर्वोच्च ऊंची चोटी है वह सिद्ध बाबा 1172 मीटर ऊंची है सिद्ध बाबा चोटी। जबकि इस क्षेत्र की नदियों की बात करें तो इस क्षेत्र से बहने वाली प्रमुख नदियों में शामिल है बेतवा, इसके अलावा धसान, सिंधु और इसके अलावा पहज और कैन इसमें प्रमुख क्षेत्र की नदियां हैं। जिसमें दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हम लोग एक परियोजना पढ़ेंगे कि केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है इस क्षेत्र के सूखे को दूर करने के लिए, क्योंकि ये सूखे की दृष्टि से बहुत ही प्रभावित क्षेत्र है। तो इसको केन बेतवा लिंक परियोजना को भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो दो नदियां हमें याद रखनी इसकी प्रमुख रूप से केन और बेतवा, इसके अलावा दासान और सिंधु पहज नदियां भी इसमें हैं। सॉरी, या सिंध नदी है, ये सिंधु ना करें आप लोग, इसको सिंध नदी है। ओके, सिंध नदी। चलिए अब आगे करते हैं, थोड़ा सा इसको और जानते हैं। अब इस क्षेत्र की मिट्टियाँ कौन सी है, तो इस क्षेत्र में चूँकि लाल पीली मिट्टी की अधिकता है, इसके अलावा इसमें कुछ बलुई दोमट मिट्टियाँ भी पाई जाती है। वर्षा इस क्षेत्र की लगभग उत्तर के मैदानी क्षेत्र के समान ही है, 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। थोड़ा सा ही उससे संपन्न है ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र से, इसके अलावा सामान्य रूप से इसमें वर्षा होती है। तापमान यहाँ का न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है, कभी अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ जाता है। इस क्षेत्र में प्रमुख फसलें जो की जाती है वह होती है दाल, सोयाबीन, इसके अलावा गेहूँ और चावल भी इस क्षेत्र की प्रमुख फसलों में शामिल किया गया है। तो इस क्षेत्र के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से ये क्षेत्र अपनी अलग विशेषता धारण किए हुए है पशुधन के आधार पर। चलिए अब अगले क्षेत्र की बात करते हैं। यह क्षेत्र है बघेलखंड का पठार। अब बघेलखंड के पठार की विशेषता अगर हम लोग देखें तो आपको दिख पा रहा होगा, ये ऑरेंज कलर में बघेलखंड का पठार है, ये दर्शाया गया है। और सबसे छोटा क्षेत्र है ये है भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का। 7% जो क्षेत्र है ये कवर करता है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। जबकि इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है मुख्य रूप से 21,577 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्र में ज़िले कौन कौन से हैं, तो इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अधिकतर पूर्वी ज़िले शामिल हैं, जैसे कि शहडोल संभाग के ज़िले हो जाएंगे तीनों। तो कौन कौन से शहडोल संभाग के ज़िले हैं, तो हम बात करते हैं शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। हमने एक ट्रिक भी पढ़ी थी जब मैंने आपको डिवीज़न और ज़िले पढ़ाए थे, तो शहडोल की ऊषा मतलब उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। तो तीनों ज़िले बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें शामिल होने वाले क्षेत्रों में सीधी है, सिंगरौली है और कटनी भी शामिल है। तो ये क्षेत्र प्रमुख रूप से इसमें शामिल हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। इस क्षेत्र की अन्य विशेषताओं में हम बात करते हैं कि मिट्टियाँ इस क्षेत्र की लाल पीली मिट्टी है। इसके अलावा फसलें जो है वो पूर्वी क्षेत्र है, जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर चावल मुख्य फसल है। हमें ध्यान रखना है, जब हम कृषि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का वितरण पढ़ेंगे तो भी हमें देखने को मिलेगा कि इस क्षेत्र में चावल मुख्य रूप से होता है। और चूँकि और अन्य मिट्टी है ये मोटे अनाज के लिए थोड़ा सा क्या है अनुकूल मिट्टी है, तो इस क्षेत्र में मोटा अनाज भी मुख्य रूप से होता है। अब बात करें वर्षा, यहाँ से थोड़ी उनके क्षेत्रों की तुलना में ठीक ठाक हो जाती है। 100 से 125 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा हो जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र का तापमान न्यूनतम 18 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। अब इस क्षेत्र में कुछ और क्षेत्रों की हम लोग बात करते हैं। तो वनस्पति क्षेत्र की कौन कौन सी, तो इसमें साल वृक्ष, सागौन वृक्ष, तेंदू वृक्ष, गुंजा वृक्ष ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो है
कुछ कोयले की खदानें भी देखी गई हैं। चावल आधारित उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं। क्षेत्र की जलवायु वो है अत्यधिक गर्म और साधारण ठंडी, यानी कि गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जबकि ठंड के दिनों में यहाँ पर साधारण ठंडी देखी गई है। तो हमें याद रखना है कि ठंड के दिनों में साधारण ठंडी पड़ती है, जबकि गर्मी के दिनों में साधारण गर्मी। और जबकि हमने देखा था इस बुंदेलखंड का क्षेत्र, तो बुंदेलखंड का क्षेत्र क्या कर रहा था, वहाँ पर गर्मी में भी ज़्यादा गर्मी और सर्दी में ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। अब जो इसकी अगली विशेषता है कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो इसमें बहने वाली प्रमुख नदी है सोन। फिर इसके अलावा कुछ और नदियाँ भी हैं, बनास है, रिहंद है, कनहर है, ये भी प्रमुख रूप से नदियाँ इसमें बहती है। तो ये क्षेत्र हमने देखा बघेलखंड का क्षेत्र। अब आप बात करते हैं सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रेणी के क्षेत्र की। तो आप इस कलरफुल चित्र में देख पा रहे होंगे कि सतपुड़ा का क्षेत्र को पीले कलर से दर्शाया गया है। इस क्षेत्र में पीले कलर से दर्शाया गया है सतपुड़ा का क्षेत्र। तो ये क्षेत्र कौन सा है, तो बात कर लेते हैं दक्षिणी क्षेत्र इसमें प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। एक मिनट, ओके। तो सबसे पहले जिलों की बात करते हैं कि कौन कौन से ज़िले इसमें मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं। तो जिलों की बात करें तो बालाघाट है, अनूपपुर का भाग शामिल किया गया है। दक्षिणी ज़िले हैं तो बालाघाट और अनूपपुर है, इस क्योंकि अनूपपुर का कुछ भाग हम देखते हैं बघेलखंड के पठार में भी आ रहा था। अब छिंदवाड़ा को उसमें मुख्य रूप से सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट तो मुख्य रूप से इसमें शामिल होंगे। साथ ही बैतूल, बुरहानपुर और बड़वानी भी इसमें शामिल हो जाएंगे पूरी तरीके से। इसके अलावा अलीराजपुर का कुछ भाग इसमें शामिल हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में शामिल जिलों में मुख्य रूप से, यानी कि दक्षिण जिले अगर आप याद रखेंगे मैप के अनुसार तो आसानी से आप बता सकते हो, क्योंकि सतपुड़ा क्षेत्र में दक्षिणी जिले शामिल किए गए हैं। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो प्रतिशत एरिया के आधार पर हम लोग देखें तो ये लगभग कितना प्रतिशत, 11% जो क्षेत्रफल है उसको कवर करता है। और क्षेत्रफल कितना है कि इसका 34,000 वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तापमान न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस तक इस क्षेत्र का हो जाता है। और यहाँ पर वर्षा के क्षेत्रों की बात करें तो बघेलखंड के क्षेत्र में यानी औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र इसको कहा जाता है बघेलखंड के तुलनात्मक रूप से। अब यहाँ पर फसलें जो हैं वह कौन सी है, वह है चावल, कपास, मसाले, मोटे अनाज और ज्वार प्रमुख रूप से। तो चावल तो हमें याद रखना ही है, इसी पर आधारित यहाँ पर उद्योग भी रहेंगे, तो चावल उद्योग रहेगा। इसके अलावा कपास है तो कॉटन इंडस्ट्रियाँ भी यहाँ पर लगेंगी। इसके अलावा कागज़ उद्योग भी यहाँ पर है और कुछ खदान भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कंपनियाँ आकर यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ वगैरह स्थापित कर देती हैं। मिट्टी क्षेत्र की काली और लाल पीली मिट्टी है। काली और लाल पीली मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख है। नदियों की बात की जाए तो इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियों में है ताप्ती, तवा है, बेनगंगा है, पेंच है, वर्धा, शक्कर और गार। ये प्रमुख नदियाँ इस क्षेत्र में शामिल की गई हैं। अब खनिजों की बात करें तो इस क्षेत्र में मैग्नीज, तांबा और कोयला की दृष्टि से ये संपन्न क्षेत्र है। मैग्नीज, तांबा और कोयला की दृष्टि से ये संपन्न क्षेत्र में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम छठवें भौगोलिक क्षेत्र की तरफ, जो कि है नर्मदा सोहन घाटी। तो नर्मदा सोहन घाटी आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, काले कलर में दर्शाया गया है। ये नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्षेत्रफल को आधार पर अगर हम इस क्षेत्र के बारे में जानें तो ये जो क्षेत्र है ये कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, मध्य प्रदेश के 86,000 किलोमीटर स्क्वायर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है, जबकि 26% ये भौगोलिक दृष्टि से कवर करता है प्रतिशत आधार में। और बात करें इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, तो इसके क्षेत्र हमें थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये
मध्य वाला क्षेत्र है, तो हमें कई बार अगर जिलों का क्रम सही से याद नहीं है तो हम इसमें गलत कर सकते हैं। तो इसको जिलों में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि किन क्षेत्रों को शामिल हम लोग करेंगे। तो इस क्षेत्र में हम लोग बुरहानपुर का क्षेत्र शामिल करेंगे, खरगोन है, बड़वानी, धार, देवास, बैतूल, मंडला भी शामिल हो जाएगा, और जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा आदि प्रमुख जिलों को इसमें हम लोग शामिल करते हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी मैंने चर्चा करी थी कि इसमें कछारी या छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। थोड़ी काली मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी, और कुछ कछारी मिट्टी का प्रभाव भी नर्मदा सोन घाटी में देखने को मिलता है। छिछली जो सतपुड़ा क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पर गहरी काली और कुछ कछारी दलदली मिट्टी भी हमें देखने को मिलती है। इस क्षेत्र की फसलों में गेहूँ है, प्रमुख रूप से दाल है, इसके अलावा कपास और गन्ना भी इसमें होता है। अब ऊंचाई देखें तो इसकी समुद्र तल से 300 से 400 मीटर औसतन है, यानी कि बहुत निचला वाला क्षेत्र है ये अन्य क्षेत्रों की तुलना में अगर हम देखें तो, क्योंकि भ्रंश घाटी वाला क्षेत्र है तो औसतन ऊंचाई इसकी कम रहेगी अन्य क्षेत्रों की तुलना में। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में। तो वर्षा यहाँ पर 75 से 140 डिग्री से 75 से 140 डिग्री सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा रहेगी, सेंटीमीटर हमें याद रखना है। अब टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ का 10 डिग्री न्यूनतम इसमें ठंडी के दिनों में हो जाता है, और 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम यहाँ का तापमान रहता है। अब बात करते हैं हम लोग इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो नदियाँ हैं, तो सबसे प्रमुख नदी है यहाँ की नर्मदा और सोन। इन नदियों के नाम पर इस क्षेत्र का नाम नर्मदा सोन घाटी रखा गया है। इसके अलावा ताप्ती को भी हम इसमें शामिल करते हैं, इस तवा को भी, जो नर्मदा की सहायक नदी है, इसको भी शामिल इसमें करते हैं। इसमें खनिज कौन कौन से हैं भैया, या उद्योग कौन कौन से हैं? तो खनिज आधारित उद्योग रहेंगे, तो चूना पत्थर है, सीमेंट उद्योग है, इसके अलावा संगमरमर आधारित जो टेक्स इंडस्ट्रियाँ हैं वो इसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो ये इस क्षेत्र की विशेषता थी। इस क्षेत्र में प्रमुख फसलें होती है गेहूँ, दाल, कपास। अब अगले क्षेत्र की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्षेत्र है हमारा, वह है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार की विशेषता अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये जो क्षेत्र है आपको दिख रहा होगा इसी कलर में, यानी कि पर्पल कलर में ये आपको नज़र आ रहा है। अब इस क्षेत्र की कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आपने मैप स्टडी कर लिया, अब थोड़ा सा हम आगे के क्षेत्र की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो क्षेत्रफल है रीवा पन्ना का पठार, इसको एक और अन्य नाम विंध्यन का कगारी प्रदेश, या अगर हम बोलें अंग्रेजी में स्कारपलैंड के नाम से इसको जाना जाता है। रीवा पन्ना के पठारी क्षेत्र को क्षेत्रफल यहाँ का 31,955 किलोमीटर स्क्वायर है, और 10% यानी कि 10.36% कुल प्रतिशत का ये धारण किए हुए हैं। अब इस क्षेत्र के अगर हम लोग बात करें कि ये जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, तो ज़िले हमें याद रखना है। रीवा पन्ना का पठारी क्षेत्र है तो 2 ज़िले तो मुख्य रूप से आपको याद हो ही जाएंगे, रीवा और पन्ना। इसके अलावा सतना और दमोह ज़िले भी इसमें शामिल हैं, तो 4 ज़िलों को हम लोग इसमें मुख्य रूप से शामिल करते हैं, रीवा, पन्ना, सतना, दमोह। अब चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में चोटी जो है, सर्वोच्च ऊंची चोटी है इसकी सद्भावना शिखर, या जिसको हम लोग बोलते हैं गुडविल, 752 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है सद्भावना शिखर की। तो याद रखिए इसके 2 नाम है, इसको हम सद्भावना शिखर या गुडविल भी बोलते हैं। तो ये विंध्यन पर्वत श्रेणी की भी ऊंची चोटी है ये सद्भावना शिखर, और इस क्षेत्र की भी ऊंची चोटी है। इस क्षेत्र की समुद्र सतह से ऊंचाई है वह 650 से 750 मीटर औसतन ऊंचाई है, जबकि इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं केन, टोंस, सोनार, बीहड़ और व्योरमा। खनिज इस क्षेत्र में चूना पत्थर और हीरा जो है इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। अब इसके अलावा इस क्षेत्र में उद्योग कैसे रहेंगे, तो जैसे यहाँ की फसलें रहेंगी और यहाँ की खनिज रहेंगे वैसे ही आधारित उद्योग रहेंगे।
तो चावल और गेहूं, अलसी, ज्वार इसकी प्रमुख फसलें हैं। तो चावल आधारित उद्योग तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा सीमेंट और हीरा, चूँकि कटनी जो ये दमोह से निचले वाला क्षेत्र है, इसमें सीमेंट वगैरह भी देखने को मिलते हैं इस विंध्यन क्षेत्र के भाग में। तो रीवा का कगारी प्रदेश में हम लोग इसमें शामिल कर लेते हैं। अब इस क्षेत्र की और अन्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो इस क्षेत्र में वर्षा 125 डिग्री सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम तापमान यहाँ का 8 डिग्री और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लाल, पीली और काली मिट्टी इस क्षेत्र की विशेषता है। और जलवायु के आधार पर अगर हम इस क्षेत्र को देखें तो अधिक गर्म ये क्षेत्र है और साधारण ठंडा है, यानी कि गर्मी में अत्यधिक गर्मी और ठंडी में साधारण रूप से ठंडी इस क्षेत्र में पड़ती है। इस क्षेत्र की जलवायु है। अब जैसी यहाँ की जलवायु रहेगी वैसे ही आधारित वहाँ पर वृक्ष रहेंगे। तो इस क्षेत्र के वृक्षों में हम बात करते हैं कि सेमल का वृक्ष है, सवाई का वृक्ष है, इसके अलावा बाँस तो रहेगा ही, इसके अलावा घास भी अन्य रूप से हैं, साथ में साज, छवा, खेर, सतई ये वृक्ष भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमें याद रखना है इस क्षेत्र के बारे में विशेषताओं को। चलिए, तो ये हमारे क्षेत्र कंप्लीट हो गए। एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं तुरंत कि किन किन क्षेत्रों को हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हम आज के सेशन को एंड करते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमने 7 क्षेत्रों को पढ़ा था। कौन कौन क्षेत्र हमने देखे थे? तो हमने देखे थे मालवा का पठारी क्षेत्र हमने देखा था, और जिसमें इसके अलावा दूसरा देखा था मध्य भारत का पठारी क्षेत्र। तीसरा हमने देखा था बुंदेलखंड का क्षेत्र। चौथा था बघेलखंड का क्षेत्र। पांचवा था सतपुड़ा मैकल श्रेणी। छठवा था नर्मदा सोहन घाटी। और सातवां था रीवा पन्ना का पठार। चलिए दोस्तों, तो आपको आज का क्लास आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। मैं आपको एक कथन हमारे सर का बताता हूँ। जिस दिन दूसरों को झुकाने का भाव मन से सदा सदा के लिए त्याग दोगे, उसी दुनिया आपके कदमों में होगी। मतलब आपकी जीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप विश्व विजेता बन जाओगे। इसलिए आप अधिकतर विद्यार्थी युवा है तो युवा जागो और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करो। हमें अपने राष्ट्र को, अपने देश को सर्वोच्चता के शिखर पर ले जाना है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं, बढ़ाते हैं पूर्णता की ओर निरंतर उत्साह से कदम।